हेलो व्यूअर्स। आज हमारे साथ केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र शिवम शुक्ला ये हमारे साथ हैं और इन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक बदायूं से सन 2012 में इन्होंने एडमिशन लिया था वहाँ और 2015 में पास आउट होकर के निकले और थ्रू आउट टॉपर रहे हैं ये और कैंपस टॉपर भी रहे हैं। मतलब सारी ब्रांच जो होंगी वहाँ की और उनमें सबसे आगे सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्होंने स्कोर किए। थ्रू आउट लाइफ ये टॉपर रहे हैं अपने एकेडमिक्स में और फिलहाल ये RSPL ग्रुप जो है उसमें कार्यरत हैं, जो कि द्वारका में और है गुजरात में। और RSPL ग्रुप एक वेल नोन कंपनी है, ग्रुप है, जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर या घड़ी डिटर्जेंट टिकिया जो जिसे होता है, सबने सुना होगा इसका नाम। और कुछ चीज़ें और भी उनके प्रोडक्ट हैं जो मैंने भी अभी सुने हैं कि दूध वगैरह, सूखा दूध, इस तरह की चीज़ें। वुडलैंड के जो शूज़ आते हैं वो और फ्यूरो के जो शूज़ आते हैं वो सब भी यही ग्रुप RSPL ग्रुप बनाता है। तो इसी का एक प्लांट है, इसी की कंपनी है वहाँ पर द्वारका में, गुजरात में। वहाँ पर ये फिलहाल कार्यरत है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी लाइफ को और इनकी जर्नी को कैसे यहाँ तक पहुँचे उसको डिटेल में हम उसको देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इनकी जर्नी से फ़ायदा उठाएंगे और किस तरह से आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शिवम, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। सबसे पहले सर आपके लिए, आपके चैनल के लिए और अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक धन्यवाद देता हूँ। बहुत हमें मौका मिला आपके चैनल पे आने का और अपने बारे में बताने का। ठीक। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस वीडियो के माध्यम से, इस तरह के वीडियो से जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, वो अपना जॉब कैसे, मतलब कैसे फ्यूचर सिक्योर करें, कैसे जॉब देखें अपने लिए, कौन सी जॉब बेटर है, कैसे कैसे अप्रोच करें, तो उसके लिए जो है वो उनको हेल्प मिल पाए इस तरह से, इसलिए हम ये लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो शिवम, सबसे पहले आप बताएं हमें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और अपना पिछली जो पास्ट है आपका उसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर मेरा नाम शिवम शुक्ला है और मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं उत्तर प्रदेश में वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है गूरा बरेला। तो गूरा बरेला और मेरे पिताजी का नाम है सुभाष चंद्र शुक्ला। सुभाष चंद्र शुक्ला वो क्या है कि हमारे पिताजी फार्मर हैं, खेती करते हैं और साथ में क्या है कि प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी करते हैं। अच्छा। ये हमारे बारे में है। और कुछ और बातें बचपन की अगर हो आप बताना चाहें। जो कि आपका जो हमारा जो मोटिव है आपका, वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को और बीटेक वाले स्टूडेंट को मोटिवेट करना है और खासकर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में मोटिवेशन देना है। तो इससे पहले कि हम स्टोरी आपको थोड़ी सी बताते हैं, क्लास 1 से लेकर 10th तक की जो पढ़ाई थी हमारी, वो गंगादीन इंटर कॉलेज गुरा नबीगंज बदायूं में हुई। हमारे गांव का ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसका नाम है गंगादीन इंटर कॉलेज। अच्छा। तो गंगादीन इंटर कॉलेज में मेरा 10th तक की पढ़ाई हुई और हमारे बारे में यही बात थी कि मैं क्लास 1 से लेकर 10th तक हमेशा जो है क्लास टॉपर रहा और बाद में कॉलेज टॉपर रहा। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं कोई रास्ता हमारे समय नहीं आ रहा था। और तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या था कि हमें कई बार कुछ चीज़ों के संबंध में SDM साहब से मिलना पड़ता था। उसमें क्या था, हम दुकान चलाया करते थे। अच्छा। तो और साथ में हाँ, मैं क्या था कि दुकान चलाया करता था। क्लास 3 से लेकर मैंने दुकान शुरू की। किस चीज़ की? और क्लास 3 से लेकर, यस सर, किस चीज़ की? परचूनी की दुकान। अच्छा। सर परचूनी की दुकान थी। तो मैं क्लास 3 से लेकर जो है क्लास 10 तक मैंने परचूनी की दुकान चलाई। और उसी बीच क्या था कि एरिया में, गांव में कुछ जन जागरूकता कार्यक्रम थे, जैसे पोलियो, पल्स पोलियो अभियान हुआ करता था, टीकाकरण अभियान हुआ करता था। उस समय जो भी था शिक्षा संबंधी अभियान हुआ करते थे, उन सभी अभियान में मैं भाग लेता था। मेरा शौक था कि मैं पहले अपना ये काम करूं, दुकान का भी काम करता था। स्कूल में प्रतिदिन जाता था और साथ में जब मुझे मौका मिलता था संडे को या किसी दिन, तो मैं इन सब अभियानों में भाग लेता था, संगोष्ठियों में भाग लेता था। तो उसके संदर्भ में अधिकारियों से मिलता था। अब जब मैंने हमारा हाई स्कूल पास हुआ तो उस समय हमारा डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक था। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि SDM साहब से मैं मिला, तब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपको आगे पढ़ना चाहिए और ये दुकान जो आप चला रहे हो ये आपका भविष्य नहीं है।
तो अब आपको बहुत अच्छे काम के लिए निकलना है। तो फिर उसी जरिए फिर मैं क्या हुआ कि दुकान को मैंने बेच दिया अपना, जो पैसे इकट्ठे किए, और उन्हीं पैसों से फिर आगे पढ़ाई के लिए मैं शहर चला। तो फिर मैंने आगे शहर से एसके इंटर कॉलेज बदायूं से फिर मैंने इंटरमीडिएट पूरा किया, और उसके बाद फिर डिप्लोमा का सफर शुरू हुआ। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि किस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए इन्होंने अपना 10th का और 12th कंप्लीट किया, और बल्कि टॉपर रहे हालांकि, लेकिन तब भी इन्होंने पूरा समय पढ़ाई पे नहीं दिया। इन्होंने साथ में दुकान करी और कई सारे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद भी और ये कॉलेज टॉपर, अपने स्कूल टॉपर रहे हैं। तो शिवम, आप हमें ये बताइए कि आपके दिमाग में ये डिप्लोमा करने का विचार किस तरह से आया? सर मैंने 12th जो है 78% मार्क्स से पास किया, और 12th पास करने के बाद क्या था कि उस समय कॉलेज में अच्छी पोजीशन थी, तो अच्छा अच्छे बच्चों में मेरी काउंटिंग होती थी। तो ऐसी कंडीशन में कहा कि क्लास 12th में मैं टॉपर नहीं रहा, मगर अच्छी बच्चों में नंबर आता था। तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि वहाँ पर जो कई प्राइवेट कॉलेज, बीटेक कॉलेज थे ऐसे, जो मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे बच्चों को एक मतलब एक रास्ता मिलेगा, तो वो बच्चे भटकने से बचेंगे भी। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज मेरे पास आए और उन्होंने हमें एडमिशन दे दिया फ्री ऑफ कास्ट, बोले आप हमारे एडमिशन ले लीजिए। उनका उद्देश्य क्या रहता है कि वो अच्छे बच्चों को ले लेते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, सेशन वगैरह में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, फिर उनकी होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, उनको उठा देते हैं, ये उनके सब पर्पज रहते हैं। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कई जगह पर रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन हो गया। मगर हमें ये समझ में आ गया कि कुछ दिनों पहले बोले हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे, आप आराम से पढ़िएगा। मगर हमें कई लोगों ने समझाया कि बेटा आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा कि मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं क्या करूं। तो अब हमारे सामने क्या था, कल पेपर था पॉलिटेक्निक का, मैंने फार्म भर दिया था, अच्छा काम किया था, फार्म भर दिया था। तो मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है विवेक पटेल, तो उसने मुझे बताया कि शुक्ला तुम ऐसा करो कि तुम एडमिशन ले लो, वो जीटीआई कर लो, जीटीआई मतलब पॉलिटेक्निक कर लो। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा पेपर तो कल है यार। बोले तुम्हें पेपर की चिंता ना करो, तुम बस पेपर देने जाओ। जब मैं गया तो आधा घंटा लेट हो गया, तो घुसने नहीं दिया रहा था, एंट्री नहीं हो रही थी। तब मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा बीटेक में एडमिशन हो नहीं पाएगा और डिप्लोमा निकल के यहाँ से तो मैं बेकार हो जाऊंगा, तो आप ऐसे घुसने दिए। तो बोले बेटा इसमें सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, और आप तो बहुत लेट आए हो। तो मैंने कहा हमारे इतना ही टाइम सफिशिएंट है। तो फिर उन लोगों ने बड़ा हमें जाने दिया, सिक्योरिटी वालों ने जाने दिया, और फिर मेरा पेपर हुआ। तो मेरा जो है अप्रोक्स 1800 रैंक आई, और उसके थ्रू फिर मेरा सिलेक्शन क्या हुआ, राजकीय पॉलिटेक्निक बदायूं में मैंने सिलेक्शन लिया अपना फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी से। एक्चुअली जो आपने पूछा है कि कहाँ से आपको सीख मिली, तो हमारे गांव से दो तीन लड़के ऐसे थे जिन्होंने डिप्लोमा किया था फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी से, केमिकल इंजीनियरिंग से, और उनका सिलेक्शन आयोसल वगैरह में, टाटा केमिकल बमराला में, या फिर चंबल में, बहुत जगह पर हो गया। तो मुझे लगा कि ऐसा ही मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जैसे ही इन लोगों को मैंने सीखा कि बहुत सारे लोग हमारे हैं कि जो अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं और डिप्लोमा करके लगे हुए हैं, तो मुझे लगा ये अच्छा एक ऑप्शन है हमारे सामने, तो मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा अच्छा। तो अब जब डिप्लोमा करने का डिसीजन ले लिया आपने, तो उसकी प्रिपरेशन, अच्छा आपने बता ही दिया कि वो एक दिन पहले ही पता लगा आपको, तो यस सर, मैंने कोई इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी। तो इसका मतलब ये है कि हाँ जो आपने 10th और 12th में हाँ पढ़ा था वो अच्छी तरीके से पढ़ा था, ताकि आपका सिलेक्शन हाँ। बिना किसी तैयारी के हो गया उसमें। अच्छा मैं इसके संदर्भ में बताऊं, मैं टीचर भी रहा हूँ। जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया क्लास 1 से, उसके बाद मैं टीचर भी रहा कंटिन्यू। अच्छा। हमारे अंदर जो टीचर वाली भावना बचपन से ही थी। मेरी आदत थी, जब मैं क्लास 2 में था तो पहले वाले बच्चों को पढ़ाता था, 3 में था तो 1 और 2 को, 4 में था तो 1 2 3 को, ऐसे में सबको पढ़ाता था कंटिन्यू। और 5वें के बाद मैंने पैसे लेके पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। 5वें के बाद मैं उनसे पैसे लेता था, या मैं उनसे कॉपी लेता था, या मैं पेन लेता था, या मैं मिट्टी का तेल लेता था पढ़ने के लिए, और उसके बदले में उनको पढ़ाता था, उनको उसके बदले में पढ़ाता था। तो इस सब प्रोसेस के थ्रू जो है टीचिंग वाली क्वालिटी थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने डिप्लोमा के एंट्रेंस के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो एक बुक आती है लुसेंट की बुक आती है, और एक अरिहंत की बुक आती है, जो अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है डिप्लोमा वालों के लिए। वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लिए है, जैसे ए ग्रुप वालों के अलग है, बी के लिए अलग है, तो वो बच्चे ले सकते हैं और उनको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है। हालांकि जो बच्चे हाई स्कूल और 12th में अच्छे से पढ़ाई किए हैं, मतलब उनको सिंपल चीजें आती हैं, सोडा का फॉर्मूला N2CO3 होता है, NaCl का मतलब नमक होता है, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सारी नॉर्मल चीजें आती हैं, मैथ में सब आता है नॉर्मल, तो उनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजीली सिलेक्शन हो जाता है।
कहने का मतलब है जो आपको पुराने बच्चों को जो पढ़ाते रहे आप, उससे आपके कंसेप्ट्स आपके दिमाग में रहे सारे और उसी का। मैं हमेशा पढ़ता रहता था। यस सर, हम्म, मैं हमेशा पढ़ता रहता था। मैंने क्या मैं जरूर था 8वीं में मैं सारी किताबें पढ़ता था। 10वीं आ गया तो उससे पहले वाली पढ़ता था। हम्म, शौक था पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। यही वजह है कि बिना आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी एक्स्ट्रा और आपका बिल्कुल सिलेक्शन डिप्लोमा में हो गया। अच्छा, अब ये बिल्कुल बताइए सर। कि जब आप कॉलेज में पहुंचे, राजकीय पॉलिटेक्निक बदायूं में सन 2012 में, तो वहाँ पे क्या माहौल था, कैसे बच्चे थे, कैसे टीचर्स थे, क्या पढ़ने का माहौल था? थोड़ा सा इस बारे में, अपने टीचरों के बारे में बताइए। सर जब मैं जैसे ही पहुंचा हूँ तो वहां पर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में क्या होता है, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट से होते हैं। हम्म, जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट की होती है। जैसे कि मैकेनिक्स है तो उसको समझने के लिए बेसिस भी इंटरमीडिएट से ही आते हैं। फिजिक्स है वो भी इंटरमीडिएट की होती है। केमिस्ट्री भी अप्रोक्स 10th और 12th की होती है। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपने पहले पढ़े होते हैं 10th और 12th में। अगर आप 12th से आए हो तो डायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, और 10th से आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया उसका होगा और आप इजीली सर्वाइव करवा सकते हो। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट हुआ था, ईडी इसे बोलते हैं। हम्म, और एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नॉर्मल एक ग्रामर टाइप का एक होता है, इंग्लिश ग्रामर टाइप का एक सब्जेक्ट है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, इससे पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ा होता है। तो क्या होता है डिप्लोमा में एक भय बना रहता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो फेल होना ही होना है। कोई कितना ही टॉपर हो इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसको फेल होना है, ये एक मिथ है। हम्म, तो ऐसी बात बहुत बड़ी तैरती है डिप्लोमा में। तो लड़के डर जाते हैं, और डरने पर क्या होते हैं वो कोचिंग का सहारा लेते हैं। तो आजकल कोचिंग की बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, अब उन्हें हम दुकानें ही कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अब क्या है वहां पर क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। बच्चे टाइम खराब कर रहे हैं, उनसे गरीब बच्चों से पैसे ले जा रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या था कि मेरे सामने दिक्कत जाएगी, मैं कोचिंग पढ़ूं या मैं क्या करूं। मगर कोचिंग में पढ़ने की कंडीशन में नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसे की तो हालत पहले से खराब थी। हम्म, मैं आपने टीचर की बात कही है, तो मैं टीचर का नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा। राजकीय वो एसके इंटर कॉलेज बदायूं से मैंने 12th किया, और उसके इस समय के प्रिंसिपल डॉक्टर आर एन शर्मा, डॉक्टर संदीप भारती फिजिक्स के टीचर। तो रेस्पेक्टिव आर एन शर्मा ने मुझे केमिस्ट्री फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई 12th में दोनों साल। हम्म, डॉक्टर संदीप भारती ने फिजिक्स मुझे दोनों साल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई। हम्म, और इसके बाद क्या है कि मैथ वाले टीचर थे एक मोहन सर। तो मोहन सर ने क्या है कि मुझे आधे पैसों में पढ़ाया अच्छा अच्छा। मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश में एक हमारी मैम है मृदुल चौहान, उन्होंने मुझे जो है फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं एक हमारी ऐसी कंडीशन थी कि एक तो मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था, हम्म, और दूसरी बात मैं बड़ा क्लियर था। हम्म, मेरा हृदय आज ही बड़ा क्लियर है, और मैं बड़ा डाउन टू अर्थ नेचर में था। तो मैं टीचर के पास जाता था, उनको अपनी समस्या बताता था। मैं उनसे एक बात बोलता था कि सर आप हमें फ्री में पढ़ा दीजिए, हम्म, आगे चल के मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। सही बात है। मैंने कि आप मुझे फ्री में पढ़ा दीजिए, मैं आगे चल के बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। हम्म, तो इस वाली बात को देखकर और क्लास में हमारी परफॉर्मेंस को देखकर, नॉलेज को देखकर सारे टीचर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने हमसे एक प्रेम और कृपा के पात्र होकर हमें पढ़ाया। तो ये वाली बात आई, तो मैं डिप्लोमा पे बात कर रहा था। तो डिप्लोमा में ऐसी कंडीशन थी, एक मिथ था कि ईडी में तो फेल ही होना है। हम्म, तो मैं सभी बच्चों को ये क्लियर करना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास करने का एक ही तरीका है, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए हम्म, और उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए। उस बुक में सब लिखा होता है। हम्म, अगर आपको बुक नहीं समझ में आ रही है, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, हम्म, क्योंकि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें लिखी जाती हैं। एक सेंटेंस में हमेशा मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को सबको बोलता हूँ कि किताब में वो सब लिखा होता है जो मास्टर के बाप ने भी नहीं पढ़ा होता है। किताब में वो सब लिखा होता है जो मास्टर के बाप ने भी नहीं पढ़ा होता है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि टीचर कोई कितना भी ऑब्जर्व करे, चीजों को 100% तो ऑब्जर्व कर नहीं सकता, हम्म, पर किताबों में 100% लिखा होता है। हम्म, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के चक्कर बिना काटे, किसी का और टाइम वेस्ट किए, टेंशन बिना लिए, सिर्फ और सिर्फ किताबों को ध्यान से पढ़ोगे, तो आप 100 अध्याय के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हो। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं, पुराने हमारे साहित्यकार ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे समाज सुधारक भी इसके एग्जाम्पल। सही। तो ईडी में क्या हुआ, ईडी को मैंने पढ़ा और अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ।
दूसरी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एक प्रॉब्लम मेरे सामने आई जो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट मुझसे कुछ सीखें। एक प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही मैं गया था 12th करके, तो वहां पर एक मिथ है, डिप्लोमा में एक आज भी मिथ है। मिथ क्या है कि टॉप हमेशा हाई स्कूल का बच्चा ही करता है। सही बात है। उन्होंने बोला, मैं क्या था पढ़ने में काफी अच्छा था और मैं सारे आंसर देता था, मगर वो लोग बोले कि आप कितने भी काबिल को ना सही, मैं टॉप हाई स्कूल का बच्चा ही करेगा। आपने कितनी बार टॉप किया हो, इस बार टॉप नहीं कर पाओगे। तो मेरे दिमाग में कभी टॉप करने की बात नहीं आई। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारा सिलेबस कौन सा है और हमें कौन सी किताब पढ़नी है, और उस किताब को हम क्या करते थे, पूरा पढ़ते थे और उसको रिवाइज करते थे और फिर रिवाइज करते थे। हम ये सोचते थे एग्जाम से पहले वो किताब हमें पेज नंबर सहित याद हो, किस पेज नंबर पे क्या लिखा है, चैप्टर में क्या है, सिलेबस में क्या है, सब याद हो। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई की। अब वो मिथ टूट गया। मैंने 12th से पास किया हुआ था और मैंने फिर कैंपस टॉप किया। तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, सिलेबस अपना पहचान लो, किताब अपनी जान लो, टीचर से पूछ लो और उस किताब को पूरे ध्यान से और मन से पढ़ाई करो। जो चीज ना समझ में आए टीचर से पूछो। तो इस तरीके से रास्ता आपका आसान हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बीएससी से भी आए थे फर्स्ट ईयर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ उतना लॉन्ग। बीएससी वाले बच्चे भी आए थे जो बोला करते थे कि नहीं नहीं वो ऐसा है कि शुक्ला हमें तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं यार, मैं तो पूरा पढ़ा हुआ है, सब कुछ मुझे आता है। अरे क्या क्या नहीं आता, मैथ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैं तो कोचिंग पढ़ाऊंगा। तो वो क्या थे, सिर्फ हवाबाजी में रहते थे, बच्चों से बातें करना, मजे करना, कैंटीन में नाश्ता करना, ये सब काम करते जो बच्चे बहुत सारे करते भी हैं। तो ऐसी कंडीशन के बाद जब रिजल्ट आता था तो मालूम पड़ा कि 9 सब्जेक्ट में से वो 7 सब्जेक्ट में फेल है बीएससी वाले। तो इसको मैं कंक्लूड करूंगा अपने फर्स्ट ईयर को, एक ही बात से कंक्लूजन दूंगा मैं कि सबसे पहले क्या है कि सारी चीजें भूल जाओ। हमें पहले क्या नहीं आता है, हमारा बेस कमजोर है, या हम हाई स्कूल से आए हैं, 10th से आए, सब बातें भूल जाओ। सिर्फ ये सोचो हमारा सिलेबस कौन सा है और हमें उसको बार बार कंटेस्ट करना है, रिवाइज करना है, फिर पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है, ये वाली बात। और दूसरी प्रॉब्लम है इंग्लिश की। अब बच्चे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनके सामने दिक्कत जाती है, केमिकल इंजीनियरिंग की बुक सारी इंग्लिश में है। अब वो बच्चे क्या करें? तो इसका तरीका एक ही है कि आप क्या काम करो कि एक डिक्शनरी आती है, इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर हम क्या कर सकते हैं, उसमें इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी आती है, या फिर मैं पूरे देश के बच्चों से बोलता हूँ इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज डिक्शनरी आती है। आप उस डिक्शनरी को ले लीजिए और लेने के बाद क्या काम करना है कि आप उसमें केमिकल इंजीनियरिंग की स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। जैसे मास ट्रांसफर के लिए आप मैकावेथिल को पढ़िए और जितनी बुक्स हैं उनकी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, वो कठिन लैंग्वेज में होगी। आप उनकी इंग्लिश को आप वो डिक्शनरी की हेल्प से हिंदी पता करिए, उसको नोट करते जाइए और उनको लिखते जाइएगा, फिर उनको अपनी लैंग्वेज में समझ के नोट्स बनाइएगा और उनको बार बार रिवाइज करिए। तो मैं एक बात कहूंगा कि फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं MIM, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो उस सब्जेक्ट में कह रहा था, SK सिंह की बहुत अच्छी बुक है। तो मैंने क्या किया था कि उस बुक को हिंदी में कन्वर्ट किया था। अच्छा। पहले आपको क्या करना है कि टॉप सिलेबस ढूंढ लीजिए, उन सिलेबस को उस बड़ी बुक से टिक लगा लिए कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, फिर उनको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए अपनी भाषा में। पहले 2-3 बार उसको पढ़िए, हिंदी समझिए, उसकी पूरे दिमाग में फिट हो जाए, अपनी भाषा में समझ में आ जाए, टीचर उसको क्वालिफाई कर दे हाँ सही है, उसके बाद उसको अपनी भाषा में नोट्स बना लीजिए। अगर इस तरीके से आप करते हो तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस या बुक भी नहीं है शायद, मुझे लगता है कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट। हाँ, आपको इसके बारे में बताएं कि सर क्या था कि फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था तब हमसे कहा जाता था कि ऐसा है कि इस सब्जेक्ट कोई बुक नहीं आती है, हमसे बताया गया, हमने उसको ज्यों के त्यों मान लिया। सन 2012 का समय ऐसा था कि लड़के ज्यादा जानकारी थी नहीं और इंटरनेट इतना पॉपुलर हुआ नहीं करता था, तो हमसे बोला गया कि इसकी बुक्स वगैरह नहीं है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसकी स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल ना हो, स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल ना हो। बहुत सारी केमिकल इंजीनियरिंग की बुक्स हैं, इसके अलावा और इंजीनियरिंग की बुक्स अलग हैं, जो हम बोल सकते हैं कि अप्लाइड इंजीनियरिंग की बुक्स अलग हैं। और साथ में क्या NPTEL की साइट पे सारे सब्जेक्ट के लेक्चर पड़े हुए हैं। अच्छा। NPTEL MHRD की साइट पे इंजीनियरिंग के IIT के प्रोफेसर के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। फिर आपको दिक्कत आएगी इंग्लिश की तो आप डिक्शनरी का फिर हेल्प लीजिए और उन लेक्चर में नीचे उनका जो बोलते हैं वो इंग्लिश में लिखा हुआ आता रहता है,
अच्छा। तो इस तरीके से आप इजीली जो है किसी भी समय तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों के अंदर भावना है कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं, सही कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सही कंटेंट अवेलेबल है। हमारी बात यही करना चाहूंगा एक बात में कि कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई चीज अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको सर्च करना है। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए शिवम ने ये चीज़ क्लियर करी है कि पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक के लिए बुक नहीं है। सारी बुक्स अवेलेबल हैं और बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको सर्च करने की ज़रूरत है और कहाँ से आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं ये भी इन्होंने बता दिया। और ये भी बता रहे हैं कि नीचे सबटाइटल्स भी लिखे रहते हैं, तो आप उसको पढ़ करके, समझ करके और क्या बोलते हैं अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चीज़ बस इस बात की है कि स्टूडेंट्स मेहनत करें। अब आप चाहेंगे कि बिल्कुल सब हलवे की तरह सामने आ जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और तरीका इन्होंने बता ही दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने। अब ये मुझे सर इसमें हाँ, सर बताइए। फर्स्ट ईयर में हमारे कुछ टीचर्स हैं जिनके नाम लेना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, बताइए। राजकीय पॉलिटेक्निक के एक टीचर है जिनका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह, हुँ, एसपी पाल। तो एसपी पाल सर एक ऐसे सर हैं कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं वो क्या है कि बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, तो हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो, बट हुँ, बच्चों के अंदर इंसानियत को डेवलप करते हैं। उनका एक बहुत अच्छा सेंटेंस है और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी बात के बल पे क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बहुत अच्छी अच्छी जॉब में सिलेक्ट हुए हैं, वैज्ञानिक भी बने हैं। हुँ, तो उनका एक सेंटेंस है। अब वो सेंटेंस है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। हुँ, मुझसे बोलते हैं शुक्ला देखो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग हैं उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पर्सन हुँ, और दूसरे हैं डिस्ट्रक्टिव पर्सन। हुँ, आप कहीं भी जाओगे डिपार्टमेंट में, क्लास में, तो आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। हुँ, एक तो ऐसे मिलेंगे जो अपने विकास के बारे में सोचेंगे, हुँ, आइडियाज को डिस्कस करेंगे, और दूसरे ऐसे लोग जो नेतागिरी में लगे रहेंगे, हुँ, दूसरों को नीचे दिखाने में लगे रहेंगे। तो हुँ, बोले हमें और आपको, हमारे बच्चों को कंस्ट्रक्टिव बनना है, हुँ, अपना और अपने देश के बारे में सोचना है, ये उनका कहना है। दूसरे टीचर हमारे हैं जिनका नाम है डॉक्टर दिनेश यादव। हुँ, तो डॉक्टर दिनेश यादव का जब भी मैं अपने मन में सोचता हूं तो एक हृदय हमारा जो प्रेम से भर जाता है। ऐसी पर्सनालिटी राजकीय पॉलिटेक्निक बदायूं के थे, इस समय बरेली कॉलेज में राजकीय पॉलिटेक्निक बरेली में पढ़ा रहे हैं। हुँ, डॉक्टर साहब जो है फिजिक्स और मैकेनिक दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अच्छा। और जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई योगी जो है साधना में विलीन हो गया हो। हुँ, वो ऐसे पढ़ाते हैं कि मानो खुद पढ़ रहे हों। अब हुँ, वो ऐसे पढ़ाते हैं कि मानो कोई यज्ञ करने वाला एक जो है आहुति दे रहा है यज्ञ में, और उसे लग रहा है कि हमारा नेशन जो है बन रहा है, बिल्ड हो रहा है। हुँ, तो मैं उनका नाम ले, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिजिक्स और मैकेनिक्स जो है वो पढ़ाते हैं। हुँ, उन्होंने बहुत हेल्प की, हमारी फर्स्ट ईयर में सारे स्टूडेंट की हेल्प की। और सातवीं का एक टीचर है जिनका नाम है एन के माथुर, हुँ, नितिन कुमार माथुर। तो हुँ, नितिन कुमार माथुर एक ऐसे टीचर थे जो कि काफी उनका योगदान रहा। केमिकल इंजीनियरिंग के विभाग अध्यक्ष भी हैं वो। तो अच्छा। काफी इनका ये तक टीचर हमारे थे जो लैब में आए। और साथ में एक टीचर थे, इनका नाम था ए के मिश्रा सर। हुँ, तो ए के मिश्रा सर एक ये जो हमारा यूपीबीटी है उसकी बड़ी पर्सनालिटी है अच्छा। और उनका काफी बड़ा रोल है चीजों को बनाने में, सिलेबस को बनाने में, सिलेबस को और मॉडिफाई करने में काफी बड़ा रोल है। तो इनका नाम है। और टीचर हमारे बाद में आए जिनके बारे में बताएंगे आप। काफ़ी अच्छी बातें बताई और काफ़ी लोगों के बारे में बताया शिवम ने। और मैं बता दूं कि इसमें से जो है वो दिनेश यादव जी जो है वो हमारे ही शहर में पोस्टेड हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और जैसा शिवम ने बताया बिल्कुल सही बात है, वो मतलब एक जैसे हीरा आदमी होता है उस तरह के आदमी हैं, डायमंड नेचर है उनका। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका पढ़ने का समय होता था, वो रात में आप पढ़ते थे ज़्यादा या सुबह उठ के जल्दी पढ़ते थे या किस तरह से पढ़ते थे? क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना ही ज़रूरी है तभी समझ में आएगा या रात में देर तक पढ़ के फ़ायदा मिलेगा। तो आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते थे और क्या बच्चों को सलाह देंगे इस बारे में कि वो कैसे पढ़ें? वैसे क्या है कि थोड़ा हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग थी। अब हमारा ये था कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा था और कोचिंग इस तरीके से पहले क्या था कि सुबह को, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा सारे स्टूडेंट के लिए कि सुबह का जो टाइम होता है वो पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है अच्छा। क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल न्यू होता है और हमारा माइंड जो होता है वो रेस्ट कर चुका होता है, उसके बाद तैयार होता है कुछ भी काम करने के लिए। तो हुँ, हमारा जो है कि सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ता था, 4 बजे से 6 बजे तक। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक पैरेटो थ्योरी है, 80-20 थ्योरी।
उसमें ये कहना है कि हमारा उसमें एक लाइन है, वो लाइन ये है कि 1 आवर में स्टूडेंट को 45 मिनट पढ़ना चाहिए लगातार, 45 मिनट तक लगातार पढ़ना चाहिए, और उसके बाद फिर 5 मिनट का 10 मिनट का रेस्ट ले लेना चाहिए, और फिर उन चीज़ों को अपने माइंड में रिकॉल कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद फिर 45 अगले मिनट पढ़ना चाहिए, और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके और फिर माइंड में रिकॉल कर लेना चाहिए। ऐसा करने से चीज़ें हम पढ़ते भी जाते हैं, अब हमारे माइंड में रिटेन भी होती जाती हैं। तो ये एक तरीका अच्छा है पढ़ने का, ऐसे ही मैं फॉलो करता था। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ता था, फिर मैं क्या 2 घंटे कोचिंग पढ़ाता था, और फिर मैं खाना अपना खाता था या मैं बनाता था, और उसके बाद मैं स्कूल जाता था डिप्लोमा में, और उसके बाद फिर मैं शाम को लौट के आता था 5:30 बजे, क्योंकि 5 बजे तक कॉलेज रहता था, और 5:30 बजे लौटने के बाद फिर मैं 6 बजे से फिर कोचिंग पढ़ाना शुरू करता था, और 6 बजे से लेकर फिर रात के 9-10 बजे तक कोचिंग पढ़ा। अच्छा। तो हाँ, तो इसमें हमारा क्या रहता था कि हमें लगता था खाना बनाने में दिक्कत आ रही है, तो हमारे कुछ अपने परिवार हैं, तो उनको मैं बोल देता था कि देखो ऐसा है, मैं 1 घंटा पढ़ाने के 2,000 रुपये लूंगा, तो आप ऐसा करो कि 1,000 रुपये दे देना और 1,000 के मैं खाना खिला देना। अच्छा अच्छा। तो ये मेरा तरीका रहता था। तो इस तरीके से क्या था कि वो बोलते ठीक है जी, मेरे लिए भी आसान है और आपके लिए भी आसान है, तो मैं उन्हें अपने परिवारों में उनका भी काम हो जाता था और हमारा भी काम हो जाता था। तो इस तरीके से मैंने कुछ काम किया। इसके अलावा दूसरा हमारा स्टेप ये रहता था कि मैं खाना अपना बना लेता था, तो 10, 11 और 12 बज जाते थे। उसके बाद फिर मैं 1 घंटा पढ़ता था, या नहीं पढ़ पाता था कभी कभी, अगर तबीयत खराब कभी हो जाती थी, तो ऐसी कंडीशन में सुबह उठ के मैं जरूर पढ़ता था। और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं कोचिंग पढ़ाया करता था, तो जो मुझे टाइम मिलता था उसमें मैं पढ़ता था मैं अपना, क्योंकि मैं क्या था, चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बना लिया करता था। जैसे कॉलेज में टाइम काफ़ी मिल जाता था, तो मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। हमें मालूम है कि 1 पेज की अगर मैं 5 लाइन लिख लूंगा तो इससे हमारा पूरा पेज हमें मतलब रिकॉल हो जाएगा, तो उस टॉपिक को लिख लिया करता था। तो जहाँ मैं कोचिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, बच्चों को 2 काम दे दिए, बच्चे सवाल लगा रहे हैं सब, मैंने बोल दिया सब लास्ट में पूछेंगे अपने जो डाउट होंगे, उसके बाद मैं अपना निकाल के पढ़ता रहा, कंटिन्यू अपना रिवाइज करता रहा, ध्यान हमारा वहीं रहा। तो इस तरीके से हमने दोनों काम पहले चलाए और काम अच्छा चलता गया। तो एक चीज में मैं समराइज करना चाहूंगा स्टूडेंट के लिए खासकर, कि बच्चों में पढ़ने की एक क्या हो ना, ज्ञान अर्जित करने की एक पिपासा होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हमारे अंदर ऐसी पिपासा है, तो हम खाना खा रहे हो, कहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, स्कूल में हो, कोई खेत में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, हम कंटिन्यू हम ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, सिलेबस भी पूरा करते रहेंगे और हम अच्छी रैंकिंग भी लाते रहेंगे। सिर्फ हमारे अंदर ज्ञान अर्जित करने की इच्छा होनी चाहिए, बस यही काफी। अच्छा, तो अब ये बताइए हमें कि जो जॉब सर्च वगैरह ये आपने कब शुरू करी, मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, इसके बारे में कब सोचना स्टार्ट किया? एक्चुअली क्या है कि इसके बाद थोड़ा हमारा काला पक्ष है। काला पक्ष कैसा है, अज्ञानता का पक्ष है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए रहता है। क्या था कि सन 2000 में मैंने आपको बताया, 2012 तक क्या था कि इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नाम हम लोगों ने नहीं सुना था। अच्छा। हमें नहीं मालूम था कि इंडियन ऑयल, अगर कोई भी बच्चा डिप्लोमा कर रहा है तो उसी साल वो फाइनल ईयर में आके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिस की, उसको अप्लाई कर सकता है केमिकल इंजीनियरिंग से, फिर किसी ब्रांच से, और तुरंत उसका अच्छे बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो जाता है। अच्छा अच्छा। उसमें क्या रहता है, केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, लगभग 10 सब्जेक्ट वो आते हैं। एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आती है, छोटा मोटा करंट अफेयर्स आता है, और सामाजिक विज्ञान और सामान्य क्या बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, इस तरीके से सिंपल आता है, और उसके माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। मगर ये सब कुछ हमें पता नहीं था उस समय, शायद उस समय भी होता हो, तो कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में पता नहीं था। हमारे मन में एक ही बात थी कि अगर कहीं भी कंपनी आएगी तो मेरा सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि मैं पढ़ने में सही हूँ, इसी मन में भावना थी। और हमने सिर्फ उस समय टाटा केमिकल बमराला का नाम सुना था। हमें मालूम था टाटा केमिकल बमराला हर साल बदायूं कॉलेज में आती है, और उसमें से 4 बच्चों का सिलेक्शन होता है और मेरा उसमें हो जाएगा, इसी अंदाज में था। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले टाटा केमिकल बमराला आई और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद बहुत सारी कंपनी, जैसे कि BORL, बीना रिफाइनरी से बोलते हैं, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड नाम है उसका, तो ऐसी कंडीशन में वो बीना रिफाइनरी वो भी आई, उसमें भी और लोगों का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि इसमें क्या था कि मैं एक बार बैठ चुका था, दोबारा मुझे बैठने का मौका मिल नहीं सकता था, और मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं था, क्योंकि हमारा फोकस टाटा केमिकल में था। मुझे और किसी जानकारी नहीं थी, ना हमें किसी मतलब था। तो इस तरीके से
अब पहली बात तो जो है कि हमें जानकारी नहीं थी उसकी, तो मैं सबसे पहले बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही वो क्लास फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें, सबसे पहले जॉब के बारे में सोचना शुरू कर दें और डिसाइड कर लें कि उनको कहाँ जाना है। अब मैं नाम बता रहा हूँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 3 सेक्टर है। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इसके अलावा क्या पीएसयू, पीएसए हमारा आईओसेल हो गया, बीपीसेल हो गया और आरआईएल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या पीएसयू में अंडर में आती हैं। और हाँ, सारे पीएसयू ढूंढ लो। फिर प्राइवेट फैक्ट्रियां जैसे कि टाटा केमिकल हो गया, चंबल फर्टिलाइजर हो गया और ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, नाम ढूंढ लोगे इंटरनेट पे, आरएसपीएल लिमिटेड हो गया। तो ये सारी कंपनियां जो प्राइवेट में आती हैं, तो कहीं ना कहीं लिमिटेड में आती हैं। तो लिमिटेड है, प्राइवेट है, पीएसयू है, गवर्नमेंट है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अवेलेबल हैं बच्चों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग। कम से कम 50 ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बोल रहा हूँ 50 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अवेलेबल है केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ मिलेंगे 50 वो लिखे हुए? एक ओपी गुप्ता की बुक आती है, अच्छा, जो सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर में आता है। ओपी गुप्ता की बुक खरीद लेनी चाहिए। और उसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ते जाओ क्लास में, उनके ओपी गुप्ता के टॉपिक सॉल्व करते जाओ, समझते जाओ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। और ओपी गुप्ता की पहली बुक के सामने क्या है कि सारे कहाँ कहाँ सिलेक्शन आपका हो सकता है लिखा रहता है। अच्छा। आप उनको पढ़ लीजिए, पता कर लीजिए क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, एज लिमिट क्या है, कैसे होता है, कट ऑफ क्या रहती है, सब पता कर लीजिए। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। हम कभी मौका मिलेगा तो उस पर अलग वीडियो बना देंगे कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 50 सेक्टर कौन कौन से हैं, क्या प्रोसीजर है उनका। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये तरीका है। अच्छा अच्छा, तो फिर आप टाटा केमिकल में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद क्या हुआ? सर टाटा केमिकल में सिलेक्ट हो गया था, तो वहां पर हमने महसूस किया कि कंपनी में क्या होता है कि डिप्लोमा के बाद व्यक्ति ऑपरेटर बनता है और आईटीआई के बाद व्यक्ति टेक्नीशियन या फिर फिटर बनता है और बीटेक के बाद व्यक्ति इंजीनियर बनता है। हमारे मन में एक ख्वाब था, एक मिथ था, एक हवा थी, और हवा ये थी कि डिप्लोमा करके हम इंजीनियर बन जाते हैं। मैं जैसे ही हम पहुंचे कंपनी में तो हमें दिमाग में आ गया कि नहीं, डिप्लोमा से कोई इंजीनियर नहीं बनता है। अच्छा, डिप्लोमा से बनता है ऑपरेटर और उसका काम होता है बाल्ब को खोलना बांधना। और वो कहीं दिमाग लगाए तो दिमाग लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत कम होती है। डिप्लोमा वाले की न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत कम होती है और जानकारी भी इतनी अच्छी होती नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगा कुछ अच्छा करने के लिए, इंजीनियरिंग में अपना कुछ योगदान देने के लिए और सही पोस्ट पे पहुंचने के लिए। और खासकर एक पॉइंट ये है, कोई भी डिप्लोमा का स्टूडेंट अगर वो नौकरी करने के बाद, डीईटी पोस्ट के बाद अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो कम से कम 25 साल लग जाएंगे किसी अच्छी कंपनी में इंजीनियर बनने के लिए। और अगर वो बीटेक कर लेता है तब उसको क्या होगा, 3 साल के बाद ही इंजीनियर बन जाएगा या 4 साल के बाद इंजीनियर बन जाएगा। अच्छा। तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखते हुए 1 महीने के बाद ही हमने जो सैलरी आई हमारी, उनसे दिल्ली जाके मैं किताबें लेके आया बीटेक की, यूपीटीयू की तैयारी की लेटर एंट्री के थ्रू, और उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया। 1 साल तैयारी करने के बाद मेरा सिलेक्शन यूपीटीयू के सबसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में सिलेक्शन हो। टाटा केमिकल में जो आपकी सैलरी थी वो क्या थी लगभग? सर टाटा केमिकल में क्या रहता है कि शुरुआत में सैलरी काफी कम रहती है, 9,500 रुपए मिलते हैं। 1 साल तक जो है एज ए डीटी पोस्ट पे 9,500 रुपए मिलते हैं, वो मुझे मिले। और 1 साल पूरी होने के बाद फिर हमारी सैलरी 24,000 रुपए हो। तो शिवम, अभी हम आपकी जर्नी में जब आप बीटेक करने गए उससे पहले जरा मैं ये पूछ लेता हूँ कि जो 3rd ईयर, मतलब आपके 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर पूरा डिप्लोमा था, उसमें सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा और उसकी कैसे मैनेज किया, कैसे उसकी तैयारी करी आपने? सर हमें एक्चुअली क्या था कि कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं लगाया आज तक, क्योंकि क्या था कि हम सब पे बराबर ध्यान देते थे और हमारा काम एक ही था, पढ़ाई करना। कोई भी काम करते सिर्फ पढ़ाई करते थे। और हमें क्या था कि हर स्टूडेंट में होना चाहिए, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो अपने टीचरों से, गुरुजनों से पूछो। अगर पूछोगे तो आपको उसका सही सोल्यूशन मिलेगा। शर्माते रहोगे तो टीचर खुद तो हमारे पास आएंगे नहीं। आदमी जो है प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट है। मास ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि
थोड़े टफ भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं अच्छा इंजीनियर बनने के लिए या फिर अच्छा सोच इंजीनियरिंग सोच डेवलप करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास राजकीय पॉलिटेक्निक बदायूं में कुछ टीचर्स हैं, जैसे कि एसपी पाल सर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया और साथ में एक मैम थी, इनका नाम गरिमा मैम, गरिमा पाल, उन्होंने मुझे पढ़ाया और साथ में हमारी एक मैम थी बरसरी मैम, बरसरी गंगवार, उन्होंने मुझे पढ़ाया। और तो ऐसी कंडीशन में हितेश चंद्रा सर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया और ऐसी कंडीशन में क्या हम पढ़ रहे चीजों से समझ रहे थे, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसका स्कोप क्या है। तो उसी समय हमारे एक टीचर हैं और इस समय वो राजकीय पॉलिटेक्निक बदायूं के प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड एस के आजाद सर, तो वो उनकी एक आदत है कि वो टीचर प्रिंसिपल हैं, पहले एचओडी थे, मगर वो क्या था कि वो क्या था कि एक क्लास में लिया करते थे हमेशा। अच्छा। उनके क्या था कि वो एक टीचर का रोल भी प्ले करते थे, वो हर जगह पर आया करते थे, हर एक क्लास में आते थे और देखते थे कि टीचर कौन कैसा पढ़ा रहा है और उनको मौका मिलता है कि क्लास खाली है तो वो क्लास में आ जाया करते हैं आज भी। सर इसमें क्या हुआ कि राजकीय पॉलिटेक्निक में तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वहां पर उनकी आदत थी कि वो हर क्लास में आ जाया करते थे और आने के बाद क्या था कि चीजों को समझाया करते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, बोलते तुम लोग जानते नहीं हो केमिकल इंजीनियरिंग की पावर क्या है। तो मैंने कहा कि सर वो किस तरीके से, बोले आपको मालूम है रिएक्टर क्या होता है। मैंने सर पढ़ा तो है हमने। बोले जो रिएक्टर बनाता है, जो इंजीनियर रिएक्टर बनाता है उसकी सैलरी मालूम कितनी है आपको। मैंने कितनी है सैलरी। बोले वो 5 दिन लगातार रिएक्टर बनाने, 5 दिन केमिकल इंजीनियर 5 दिन में रिएक्टर बना देता है, अपना काम पूरा कर देता है और उसको 5 दिन के 5 लाख रुपए मिलते हैं। अच्छा। जब उन्होंने बोला कि 5 दिन के 5 लाख रुपए मिलते हैं तो हमें समझ में आ गया केमिकल इंजीनियर कोई साधारण चीज नहीं। इसका मतलब यह है कि इसमें अगर अभ्यास किया जाए, बार बार पढ़ा जाए तो हम उस ज्ञान के लेवल तक पहुंच सकते हैं। आखिर वो किसकी ओर इंडिकेट करना चाह रहे थे, वो डिजाइनिंग की ओर इंडिकेट करना चाहते थे। बीटेक के बाद अगर हम एमटेक कर लें और स्पेसिफाइड चीजों में एमटेक कर लें, जैसे हीट एक्सचेंजर डिजाइनिंग हो गया, रिएक्टर डिजाइनिंग हो गया, तो वहां पर हम बहुत इजीली जो है हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जैसे क्या है कि हीट एक्सचेंजर डिजाइनिंग करने के लिए मेथड है डीक्यू करना मेथड। इसके अलावा रिएक्टर डिजाइनिंग करने के लिए 0 पैरामीटर, 1 पैरामीटर, डबल पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, तो ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम रिएक्टर डिजाइनिंग करते हैं। तो अगर हम उनको थोड़ा समझा जाए, कहीं प्रैक्टिस की जाए, उनका कोर्स किया जाए, तो हम काफी अच्छी सैलरी पर कहीं भी काम कर सकते हैं, जो हमारी पर्सनल स्किल होती है, किसी भी देश में काम कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड एसके आजाद सर का काफी बड़ा रोल रहा, तो हमें मोटिवेट किया। और सर की एक खास बात यह थी कि जो बच्चे अच्छे थे, इच्छुक थे पढ़ने में, सर उनको अलग से बुला के पढ़ाया करते थे। अच्छा, बहुत साहब अच्छा। कभी साहब जो थे वो डीएम की मीटिंग में जाया करते थे और मीटिंगों में जाया करते थे, मैं लौटने के बाद वो आया करते थे, मैं उनका इंतजार करता था। कभी कभी 5:30 बज जाया करते थे, तो मैं चपरासी बोलता आप जाओ, मैं गेट बंद करके आ जाऊंगा। सर आते थे सीधे ऑफिस में और आने पर मुझे पढ़ाते थे, चाहे 15 मिनट पढ़ाया करते थे। और पढ़ाने के बाद क्या बोलते, चलो बेटा गेट को बंद करो। गेट को बंद करके फिर वो चला जाया करते थे। मैं उनका सामान रख जाया करता था घर पे। तो कहने का मतलब ये है कि उनका बड़ा रोल रहा और आज भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे वो विकास का कार्य कॉलेज के लिए कर रहे हैं। बहुत सारा विकास काम किया। विकास के कार्यों के नाम में हमारे टीचर हैं एसपी पाल सर, डॉक्टर दिनेश यादव, और इसके अलावा क्या है कि प्रिंसिपल साहब और भी सारे टीचर, जिन्होंने क्या है कॉलेज को बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मुझे लगता है आगे बहुत अच्छा नाम होगा। और अब तो बहुत अच्छा हो गया है। हमारे कॉलेज से हर साल जो है कहीं ना कहीं आईओसीएल में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में सिलेक्शन हमारे कॉलेज से होता है। अब बहुत अच्छा लेवल हो गया। बहुत अच्छी बात बताई। और मैं बता दूंगा व्यूअर्स को भी कि आजाद सर से जो है वो मेरा भी परिचय है। और जब मैंने उन्हें बताया कि आप कुछ ऐसे बच्चों का परिचय दें हमें कि हम उनके जीवनी पर वीडियो बना करके बच्चों के सामने रखें, तो उन्होंने तुरंत मेरी हेल्प करी। और अगले ही दिन उन्होंने सुबह सुबह मुझे शिवम का नाम सजेस्ट किया, उनका फ़ोन नंबर दिया और साथ ही साथ शिवम को भी इन्फॉर्म किया कि हाँ इस तरह से जो है तुम इंटरव्यू दो। और तो उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है उनकी कि मैं आज शिवम का इंटरव्यू ले पा रहा हूँ, क्योंकि शिवम मेरे छात्र नहीं रहे हैं। वो राजकीय पॉलिटेक्निक बदायूं में पढ़े हुए हैं। तो आजाद सर का स्वभाव काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है। और आज आपने बताया कि ये सब बातें, तो इनको देख करके थोड़ा और रिस्पेक्ट उनके लिए मेरे मन में और रिस्पेक्ट बढ़ गई है।
अच्छा, तो अब आप बताएं कि जब आप बीटेक में एडमिशन मिल गया उसके बाद की क्या हुआ फिर? बीटेक के बाद हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमें मॉडिफिकेशन करना है, हमें चीज़ों को सीखना है और इसी उद्देश्य को लेके मैंने अपनी तपस्या की और चीज़ों को गहराई से पढ़ा। मेरा एक ही उद्देश्य था कि हम चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे। उसका रिजल्ट अगर आज नहीं आ रहा है तो 4-5 साल के बाद आएगा, मगर रिजल्ट कभी न कभी आएगा। तो हमने उसको आजकल क्या है कि लड़के क्या करते हैं कि किसी स्पेसिफिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, वैसे मैंने नहीं पढ़ा। मैंने सारे सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स ली। ऐसे सब्जेक्ट हैं बीटेक में जिनकी बुक्स 1500-1600 रुपए की भी हैं, मगर इतनी भयंकर गरीबी की कंडीशन में भी मैंने 1600 रुपए की किताब खरीदी, किसी भी तरीके से खरीदी, 1600 रुपए की बुक किताब खरीदी और उसको बहुत डीपली पढ़ा। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहा। हमारे आईआईटी लखनऊ एक बहुत बड़ा कॉलेज है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपको बताऊं कि मैं प्रारंभिक कंडीशन में दुकान चलाता था, घड़ी डिटर्जेंट बेचा करता था। अब आज मैं घड़ी डिटर्जेंट कंपनी में इंजीनियर हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरे जीवन को अब तक समराइज किया जाए तो घड़ी पाउडर बेचने से लेकर घड़ी की कंपनी में इंजीनियर बनने तक का सफर कर सकते हैं। सही तो कहीं न कहीं क्या है कि वहाँ पर हमें एक टीचर मेरे जिनका नाम था उपेंद्र कुमार शुक्ला और डॉक्टर धनंजय सिंह। तो ऐसे वो टीचर थे जिन्होंने क्या है कि हमें गढ़ा, हमें एक अच्छी मूर्ति रूप बनाया और मुझे सिखाया कि बेटा क्या है कि अपना जो भी समय लगाओ उसको डीपली पढ़ाने में, कंठस्थ करने में लगाओ ताकि उसको कभी जिंदगी में कहीं यूज कर सको। हमारा उद्देश्य एक ही था कि हम कहीं क्या करेंगे कि कुछ सीखेंगे और प्लांट में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कभी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमें फायदा हो, हमारी कंपनी को फायदा हो, हमारे देश को फायदा हो, हमारे कहीं ना कहीं नाम हो। इन्हीं सब चीजों को लेके मैंने काम किया और आजकल हम कैमकैड है, एस्पेन है और एस्पेन प्लस है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिन पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जो है जल्दी हमें उस मुकाम तक पहुंचेंगे। और जो एसके आजाद सर ने कहा था कि 5 लाख रुपए मिलते हैं 5 दिन काम करने के, तो शायद कभी ऐसा पॉसिबल हो। बहुत 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 सही कहा आपने और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जरूर। अच्छा, फिर मैं उसके बाद ये पूछता हूँ, जब आपका बीटेक कंप्लीट हो गया फिर उसके बाद आपने कैसे जॉब सर्च करा, क्या करा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर कैंपस से भी 1-2 जगह मेरी जॉब लगी थी और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे मन में एक ही बात थी कि हम कोई भी नौकरी करेंगे मगर वो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटिव करेंगे। हमारा पैसा कमाना कोई खास उद्देश्य नहीं, क्योंकि पैसा टाटा में मुझे मिल रहा था, नौकरी अच्छी खासी थी, मगर हमारे मन में एक ही बात थी कि पैसा चाहे 20,000 मिले चाहे 25,000 मिले, खत्म बहुत जल्दी हो जाना है। तो अभी उम्र क्या है, इस उम्र में जितना भी ज्ञान अर्जित कर सके उतना अच्छा है। तो मैंने कहा जो मैंने पढ़ाई की है केमिकल की, तो मैं किसी भी जगह काम करूंगा, कम पैसे पे काम करूंगा, मेरे केमिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्री में ही काम करूंगा या फिर मैं पढ़ाऊंगा जो मेरी हॉबी है, जो मेरा नैसर्गिक गुण है। तो उसी संदर्भ में क्या हुआ कि उसी समय मेरी बात हुई रेस्पेक्ट एसपी पाल सर से और एसपी पाल सर ने कहा कि ऐसा है कि हम इंटरव्यू लेंगे आपका राजकीय पॉलिटेक्निक बदायूं के लिए और आप जो है हमें आप वहां पर गेस्ट लेक्चरर के तौर पर आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो सर ने इंटरव्यू लिया और फिर आगे वहां पर मैं एक गेस्ट लेक्चरर बन गया। 4 महीने वहां पर मैंने पढ़ाया। तो मैं सारे टीचर्स, हमारे तरह जो टीचर्स हैं, गेस्ट लेक्चरर हैं या फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी नौकरी आप करो अपनी, आप नौकरी से अपनी पढ़ाई दोनों चीजों से संबंध रखो। अब अगर आपने इन जगह कहीं जाके नेतागिरी करना शुरू कर दिया अब जो है आप जहां हो वहीं रह जाओगे। सही बात। तो इसमें एक ही बात है कि हमें क्या है कि गेस्ट लेक्चरर था तो वहां केबिन मिला हुआ था अपना, वहीं पर क्या करता था अपने पढ़ाता था, एक या 2 घंटे होते थे पूरे दिन में, 2 घंटे पढ़ाए अपने और उसके बाद अपने केबिन में आके आराम से क्या हो अपनी पढ़ाई कर। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि पहली बात तो यह है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन बच्चों के अंदर आज ही वो ज्ञान है जो मैंने उनको दिया कॉलेज में। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि आरएसपी लिमिटेड एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया का, एक ऐसा ग्रुप है जो अपने मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स को बनाता है और प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा। जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है तो घड़ी पाउडर को बनाना बड़ा आसान है, छोटी सी फैक्ट्री घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की होती है। अगर हम सोडा है उसके लिए कहीं से खरीद लेते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, मगर आरएसपी ग्रुप ऐसा है जो अपने सारे रॉ मटेरियल को खुद ही बनाता है, अप्रोक्स सारे मटेरियल को खुद ही बनाता है। अच्छा। तो ऐसी कंडीशन में सोडा एस क्या करता है, आरएसपी खुद बनाता है, तो सोडा एस का प्लांट बहुत बड़ा प्लांट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे यूरिया प्लांट है वैसे बड़ा प्लांट होता है सोडा एस का। तो हमारा क्या हुआ, वहां रिटन एग्जाम हुआ और इंटरव्यू हुआ, इस तरीके से वहां पर मैं सिलेक्ट हो गया। तो सोडा एस प्लांट एक ऐसा प्लांट है
जिसमें क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग के सारे यूनिट ऑपरेशन यूज होते हैं। मतलब अगर आप केमिकल इंजीनियर आपको अच्छा बनना है, सीखना है, मैं फोकस करता हूँ सीखने पे। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट सीखने फोकस करें, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सीखने फोकस करें, कहीं से भी हो, लगन और सीखने की आदत होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मुकाम पे मैं पहुंचा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा-सा बताएँ कि जब आपका इंटरव्यू हुआ आरएसपीएल ग्रुप में, तो कौन-कौन से क्वेश्चन्स पूछे गए? क्योंकि बीटेक का इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। जो डिप्लोमा वाली जॉब जो होती है, मैं आजकल मेरा एक चैनल है, इसका नाम है केमिकल गुरु। अच्छा, अच्छा। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे केमिकल गुरु नाम से, जिसपे मैं ओपी गुप्ता पढ़ाता हूँ। और उसमें बहुत सारे हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे। और खुशी की बात तो यह है कि मैं बहुत सारे बच्चों को सक्सेस होने में मेरी हेल्प भी मिली, उनको मैंने सक्सेस होने में हेल्प भी की। तो उनके भी सब एक्सपीरियंस मेरे पास है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब, तो उनको समराइज करके मैं बताता हूँ। डिप्लोमा में मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो नॉर्मली समराइज करके ही बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले क्वेश्चन रहता है कि अपने बारे में, कि आप अपने बारे में बताइए। कहीं भी इंटरव्यू हो, आप जैसे हो वैसे ही दिखाई देना चाहिए। कपड़े कैसे पहनने हैं, तो कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, सिंपल कपड़े पहनने हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कपड़ों के बारे में। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कि आपकी ब्रांच का नाम क्या है, तो ब्रांच का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग। तो पूछेंगे केमिकल क्या होता है और इंजीनियरिंग क्या होता है, केमिकल इंजीनियरिंग का क्या मतलब। फिर पूछेंगे व्हाट इज द स्कोप ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो केमिकल इंजीनियरिंग की क्या जरूरत पड़ी, तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, रिएक्शन क्या होता है। फिर हमारे 5 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट कौन से इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो डिप्लोमा वाले बच्चे हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मो, फूड मैकेनिक्स और केमिकल टेक्नोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट है। इनको वो क्या करें, प्रॉपर तरीके से तैयार कर ले। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो और केमिकल टेक्नोलॉजी। तो 5 सब्जेक्ट को वो क्या करें, प्रॉपर तैयार कर ले, जो मैंने तैयार किए। तो मुझसे वही क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन था रिएक्टर किसे कहते हैं, रिएक्टर कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन था लेटेंट हीट क्या है, सेंसिबल हीट क्या है, ये पूछा गया। एनर्जी क्या होती है, इसको आप कैसे समझते हो, व्यवहार में कैसे लोगे। एसी कैसे काम करता है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि इंटरव्यू में वही चीजें पूछी जाती हैं जो हमारे चारों ओर घटित हो रही होती हैं, मगर हम क्या होते हैं, हम सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहते हैं, और हम जो बाहर की चीजें हैं उनको अपनी किताब से जोड़ते नहीं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, परिवेश में जो हो रहा है, परिवेश में पहले होता है, किताबों में बाद में आता है। इसलिए परिवेश को किताबों से जोड़ते हुए चलें। और जब भी आपको एक बार जीवन में अगर आपने किसी भी एक चीज को परिवेश की किताब में जोड़ा, तब आपको बहुत बड़े आनंद पुंज की एक अनुभूति होगी, और फिर आपको लगेगा किताब पढ़ने में कितना मजा आता है, ज्ञान में क्या पावर है। तो उन्होंने पूछा कि एसी कैसे काम करता है। बहुत सारे बच्चे थे जो एसी कैसे काम करता है नहीं बता पाए। कार्नट साइकिल कैसे होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं सभी से बोलूंगा, डरने की कोई बात नहीं, अपना सिलेबस तैयार रखिए, जो मैंने पहले चीजें बताई उनको फॉलो करिए। अच्छा, बीटेक में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं सभी बीटेक स्टूडेंट के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पीएसयू वगैरह में, हर जगह पे, उनको समराइज करके बताता हूँ। सबसे पहले आपके 5 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण कौन से हैं, वो बर्नौली थ्योरम क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, एक्चुअली कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे काम करती है, कैसे पता करो कंटिन्यूटी इक्वेशन वहां पर लग रही है नहीं लग पा रही है, क्या कंडीशन है उसकी, इनके बारे में। रिएक्टर डिजाइनिंग कैसे करोगे, अगर रिएक्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कैसे करोगे। जैसे रिएक्टर में हमारे डेड जोन की प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करोगे। बार बार क्लीनिंग करने की प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करोगे। इसके अलावा हीट एक्सचेंजर डिजाइन कैसे करोगे। पैकिंग कॉलम क्या होता है, उसकी डिजाइनिंग कैसे करोगे। पैकिंग कॉलम और ट्रे कॉलम में क्या अंतर है, और एक ट्रे कॉलम को पैकिंग में कन्वर्ट करना है तो उसका मेथड क्या है बाकायदा। तो जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू में खास बात है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीकनेस क्या है। तो ऐसी कंडीशन में जिनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, वीकनेस हो, जो रियल में हो, उन्हीं को बताना चाहिए। अच्छा, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि 5 बोले तो 5 ही बताओ, जितने हो उतने बताओ। मैंने जो बताया था, तो मैंने कहा था कि सर हमारा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, हम में एक खास बात है। मैंने कहा मुझ में एक खास बात है जो मैंने अपने ऑब्जर्व की है, कि पहली बात तो मैं लगनशील हूँ, मुझे कोई काम मिल जाता है मैं लगा रहता, ये मेरी खास बात है। मैंने कि मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा, मैं जो टॉपर रहा दुनिया भर का, लैब में 15 बार टॉप किया, तो वो मैं उनको मैं इग्नोर करके
मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं लगनशील था। समरी यही है कि लगनशील था। तो जो अच्छी क्वालिटी इसको शामिल कर सकते हो। हॉबी के बारे में हम बात करें तो एक हॉबी बहुत महत्वपूर्ण, एक हॉबी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉबी आपकी क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि शिवम ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि किस किस तरह से कौन कौन से इंटरव्यूज में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, तो वो आप वहाँ से इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और कई बच्चे मुझसे भी पूछ चुके हैं कि ओपी गुप्ता कोई सॉल्व करवाता है क्या। तो ये आज बहुत अच्छी बात मिली मुझे कि शिवम जो है ओपी गुप्ता सॉल्व करवाते हैं। तो आप इनके चैनल पर जा करके और ओपी गुप्ता का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दें इस चीज़ पे। अच्छा शिवम, आप ये बताइए कि आपकी और क्या-क्या हॉबीज़ हैं? इसके पढ़ाई के अलावा और लगनशील होने के अलावा क्या-क्या आप और करते हैं? ये बताइए ज़रा हॉबीज़ अपनी। हमारी हॉबीज में एक दो हॉबी हैं। हुँ, एक तो मेरा क्या था कि थोड़ा संगीत से संबंधित हॉबी है। अच्छा। इसमें मैं गाने लिखना, गज़लें लिखना, शायरी लिखना हुँ, और साथ में गाने गाना। और दूसरी हॉबी है मेरी प्लांटिंग, अच्छा, पौधे लगाना। अच्छा, अच्छा। मेरा क्या रहता है कि मैं कहीं भी मैं किसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ या किसी कॉलेज में जा रहा हूँ, तो हुँ, मैं क्या करता हूँ, एक पौधा लगा देता हूँ अच्छा। और मैं सिर्फ उसी पौधे से दोस्ती कर लेता हूँ। हुँ, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी मुझे मौका मिलता है उसमें पानी लगाता हूँ। अच्छा। अब मैं देखता हूँ कि जिस इस जगह पे आके मेरे गुणों में वृद्धि हो रही है, क्या उसी प्रकार से हमारे पौधे में वृद्धि हो रही है? हुँ, पौधा कितना बढ़ गया है? तो हुँ, ऐसा करने पर जब मैं जाता हूँ, फिर कई दिनों बाद, सालों बाद लौट के आता हूँ, देखता हूँ पौधा बड़ा हो गया, तो मुझे अच्छा लगता है। तो हुँ, इसी के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट को भी बढ़ाता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ और फिर मेरे स्टूडेंट बढ़ते दिखाई देते हैं, उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत की वो बड़ी हो रही है। हुँ, सही तो मैं बात। चीज़ों पे काम करके उनको छोड़ देता हूँ, उनको बढ़ता हुआ देखता हूँ, ये मेरी हॉबी है। तो हुँ, संगीत सिंगिंग मेरी बेसिकली हॉबी है। संगीत के बारे में अगर आपकी हॉबी है तो हम चाहेंगे कि अगर 2 लाइनें अगर आप हाँ। सुना सकें तो थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स भी इस बात को ध्यान दें। देखिए पढ़ाई करते-करते भी, और इनकी ये मतलब एक तरह से कहा जाता है कि जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं लेबोरियस या इस तरह के, और उनके वो संगीत से कोई नाता दूर का नहीं होता। लेकिन देखिए इतना सब करने के बाद भी कठिन परिस्थितियों में भी, और इन्होंने अपनी हॉबीज़ को आज तक वो मतलब एक तरह से उसका पोषण किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइनें अगर सुना सकें तो। सर एक्चुअली मैं डिप्लोमा वाला एक गाना सुनाना चाहता हूँ, अच्छा, जो अच्छा, डिप्लोमा मैंने गाया था। अच्छा। हाँ, एक तो पुराना गाना है, उसकी 2 लाइनें सुनाऊँगा, हुँ, फिर नए गाने की 2 लाइनें सुनाऊँगा। चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चाँद हो। ये गाना था। बहुत अच्छा। तो एक मैं एक गाने की एक लाइन और सुनाता हूँ आपको, बहुत पुराना अच्छा गाना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे,
लोगों का काम है कहना। बहुत अच्छा, बिल्कुल आप अपने मन से गाते हैं और आप उस गाने को फ़ील भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके जो विजुअल्स अभी निकल के आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इंटरव्यू देते समय क्या है कि आवाज जो है, अब बहुत देर से इंटरव्यू देते दौरान जो है आवाज चेंज हो गई थी। नहीं, एक नया गाना जो है मैं उसको 2 लाइनें सुना देता हूँ उसकी। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है ते मेरा होना तुझे है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ए दूरियां फिलहाल हैं। अच्छा तो अब अगला क्वेश्चन मेरा इस बारे में है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो एक वो चलता है बच्चों में डिप्लोमा में, कि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं और वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बच्चा थर्ड ईयर करके निकलेगा बाहर तो उसे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्या वो हिंदी से भी सर्वाइव कर सकता है या इंग्लिश सीखना उसे ज़रूरी रहता है? इस बारे में थोड़ा-सा क्लियर करें बातें। मैं पहले बोलूँगा कि देखो ऐसा है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है हुँ, और इंग्लिश हमारे लिए सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए दूसरी बात है। अगर हमारा जो प्रायोरिटी है वो ज्ञान अर्जित करना है, केमिकल इंजीनियरिंग की सारी बुक्स इंग्लिश में है। हुँ, केमिकल इंजीनियरिंग के जो अच्छे अध्यापक हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। हुँ, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो रिसर्च हमें वहाँ इंग्लिश में मिलेगी, वहाँ का माहौल इंग्लिश का है, जो हमारा रिसर्च पेपर है वो इंग्लिश के हैं। तो कहीं न कहीं इंग्लिश को हमें सीखना ही पड़ेगा और इसमें किसी भाषा को सीखने में कोई हर्ज भी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हुँ, जितनी भाषाएं जानते हो अच्छा है, उतना जीवन आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। तो हमें वही काम करना है कि अपनी इनिशियल स्टेज से ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी साथ में रखनी है हुँ। और रोज जो है 5-5 अक्षर या 4 अक्षर, 2 अक्षर, हमारे अनके मास्टर सर बोलते थे कम से कम 1 अक्षर भी अगर रोज आप याद कर लेते हो नया, तब आप जो है शब्दों के भंडार हो जाओ। सही बात है। तो बच्चे हाँ, को एक बताइए। सर द हिंदू पेपर एक पेपर आता है, तो जो बच्चे अगर कर सकते हैं ऐसा, तो वो पुराने पेपर्स को ले लें, नए नहीं ले पाएँ, रद्दी पेपर को ले लें द हिंदू को। या हुँ, इसके अलावा मोबाइल पे वो उनके ई-पेपर भी अवेलेबल हैं, तो उनको वहाँ से वो क्या कर सकते हैं कि आजकल मोबाइल में डिक्शनरी भी आती है, जिस शब्द को आप उसको अंडरलाइन करोगे उसकी हिंदी लिख के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी टेक्निक है, जिनके थ्रू बच्चा सीखना चाहेंगे तो वो किसी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं और अपनी अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अच्छा आरएसपीएल ग्रुप में जो आप एज़ ए इंजीनियर बीटेक की वजह से जो पोस्ट मिली है आपको, हाँ, इसमें आपकी क्या हाँ, हाँ। सैलरी शुरुआत में थी और क्या अब सैलरी है? थोड़ा इस बारे में बताएँ। सर टाटा केमिकल में मेरी सैलरी 24,000 रुपए थी, हुँ, 1 साल के बाद। और उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर टाटा केमिकल का एक्सपीरियंस था, तो सीधे जीईटी ना बना के इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर हमें बनाया है, ठीक है? हाँ, तो इसमें हमारा जो है कि एवरेजन 35,000 हमारी सैलरी है और साथ में क्या हमें रहने का एकोमोडेशन है, खाने का इंतजाम है और सारी सुविधाएँ हैं। अच्छा, अच्छा। तो खाना रहने का कुछ पैसा कटता होगा शायद मुझे लगता है ये तो। हाँ, वो पैसा जो हमारा लगभग 1,000 रुपए कटता है पूरा रहने का, खाने का सबका मिला के। अच्छा, अच्छा। 2 बार नाश्ता, 2 बार खाना। मैं सभी स्टूडेंट को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी अच्छी जगह जॉब करते हो, फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं है, फिर आपको रहने को मिलेगा। जीवन पर्यंत आप वहाँ रह सकते हो, जब तक हुँ, आपकी जॉब है। और उसके बाद आप क्या है कि वहाँ पर खाना मिलेगा आपको, वहीं पर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी आपको और आपके परिवार को, मतलब आपको, पत्नी को, माता को, पिता को मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी। टाटा केमिकल, इफ़को जैसी संस्थाएँ हैं जो बहुत सारे लाखों रुपए का मेडिकल आपको फ्री देती हैं। आईओसीएल में आपको बहुत बड़ा मेडिकल पैकेज मिलता है और बहुत सारी सुविधाएँ हैं। आप सोच नहीं सकते उतनी सुविधाएँ आजकल मिलती हैं इंडस्ट्री में। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल स्वर्ग बना देंगी और बहुत सारा सुविधाएँ मिलती हैं। ठीक, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कई बार बच्चे थर्ड ईयर करने के बाद और उनको 6-7 महीने तक जॉब नहीं मिल पाती है, तो वो निराश होने लगते हैं कि कहीं मैंने केमिकल इंजीनियरिंग लेकर गलती तो नहीं कर दी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उन लोगों को? मैं इसको बहुत कम शब्दों में समराइज़ करूँगा और बोलूँगा कि सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जो
उनको बहुत महीनों तक नौकरी नहीं मिलती है। उसकी एक वजह होती है कि उन स्टूडेंट में ज्ञान का अभाव होता है या उनका एटीट्यूड अलग होता है। तो उसमें जो है कि उनका सोचने का तरीका जो इंटरव्यूअर चेक कर लेते हैं, और नंबर 2 उनका ज्ञान। ज्ञान में जो है कि केमिकल इंजीनियरिंग के 11 सब्जेक्ट हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे आपने क्या किया है कि जैसे ही आपने क्या काम किया है कि डिप्लोमा पास किया है, उसके तुरंत बाद आपके केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट जो भी है मेन सब्जेक्ट, आप उनको तैयार कर लिए, कंटेस्ट कर लीजिए अच्छे से। इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया। तो इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत सारी, मैंने बोला कि 50 से ज्यादा इंडस्ट्री हैं जो आपको बुलाने को तैयार है। मैं क्या है कि आजकल टच में रहता हूँ, देश के पूरे हर कोने से मेरे बच्चों के फोन आते हैं, उनसे बात होती है। जिन बच्चों की नौकरी नहीं लगी होती है, उनकी एक वजह मैंने देखी है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल। आजकल बच्चे नौकरी चाहते हैं, पढ़ाई नहीं चाहते हैं। उनसे बोलो कि इतना पढ़ाई कर लेना, तब वो बात करना बंद कर देंगे, वो आपकी बात सुनना बंद कर देंगे, फिर वो आपसे बात ही करना बंद कर देंगे। मतलब पढ़ाई के मामले में अगर आपने बोल दिया कि आप पढ़ाई करो, तब नहीं, आप नौकरी लगवा दीजिए उनकी कहीं भी, वो नौकरी कैसी भी कर लेंगे मगर पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मैं सबसे बोलता हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा सही से पढ़ाई की है और उसके बाद आपने ध्यान से उसको रिवाइज किया है, तब आपकी नौकरी जरूर लगेगी। नौकरियां आज भी बहुत हैं, और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, अगर प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे काबिल हैं, होशियार हैं, उनको मौका मिलेगा और उनके लिए बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी। प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत में सैलरी कम रहती है, पर उसके बाद जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट से कई गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर बच्चे स्किलफुल हैं और अपने पढ़ाई में अच्छे हैं तो उनके भविष्य जो है अच्छा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मान लिया बच्चे को शुरुआत में नौकरी मिलती है और बहुत कम सैलरी मिल रही है, तो उस केस में बच्चा क्या करे? उसको स्विच कर दे जॉब को, या फिर क्या करे? वो मेहनत करे वहीं पे? बिल्कुल, क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे मैंने टाटा केमिकल में ज्वाइन किया था तो मुझे 9,500 रुपए मिलते थे। अब मैं उससे पहले कोचिंग से 25-30 हजार रुपए कमा लेता था। अगर मैं यही सोचता कि मैं तो इतने पैसे कमा लेता था, तो फिर मैं आज इस जगह पे नहीं होता और आज मैं पढ़ा रहा होता। कोरोना में क्या होता हमारा कि हम घर बैठे होते और हमारी ना तो कोई वैल्यू होती, ना मेरी कोई पहचान होती। और हमें डिप्लोमा किया होता और हम डिप्लोमा के लिए बैठे होते और बदनाम कर रहे होते कि डिप्लोमा से कोई फायदा नहीं है, बाहर नौकरी सैलरी क्या 9,500 रुपए मिलती है। हमारे मोहल्ले में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अप्रेंटिस टाटा केमिकल से की, उनको 4,000 रुपए मिलते थे। फिर उसके बाद 2,000 में नौकरी करी, 3,000 में नौकरी करी, फिर टाटा ने बुला लिया उनको, फिर 7,000 में नौकरी उनको दी। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज उनकी 95,000 रुपए सैलरी है। अच्छा, यानी हाँ, तो 20 साल में उनकी सैलरी बढ़ के 95,000 रुपए हो गई, अब 15 साल में बढ़ के 95,000 हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि नौकरियां हो, कोई भी नौकरी हो, शुरू में कम पैसे होते हैं। जिस तरीके से पेपर हमारा एसटीओ का, एमटीओ का और फिजिक्स का पेपर होता है, वैसे कम सैलरी का भी पेपर होता है। वो भी एक टाइप का एग्जाम है। हम कम सैलरी पे काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमको टेस्ट किया था इस क्राइटेरिया पे। तो अगर हम उस क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं तो मैं बच्चों को सभी बोलूंगा, मैं देश के बहुत सारे बच्चों को बोलता भी हूँ और उनको उससे बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। एक ही मेरा इसमें फंडा है, मैं सबको बोलता हूँ, मैं खुद करता भी हूँ कि अगर आपकी सैलरी कम सैलरी पे जॉब लगी है कोई, तो आप उस जॉब को छोड़िए मत। अगर वो ऐसी जॉब नहीं यहाँ बहुत आतंक है, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा, आपको जबरदस्ती प्रेशर, अगर ऐसी जॉब नहीं है, नॉर्मल जॉब है, तो आप जॉब को करते रहिए और वहीं पर पढ़ाई करते रहिए। मैंने आपको बोला ज्ञान के अगर किसी के अंदर पिपासा है तब वो हर जगह पर टाइम निकाल लेगा पढ़ाई का, और आज नहीं कल उसका अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा और सैलरी दोगुनी तिगुनी उसकी हो जाएगी। तो सभी बच्चों से मेरा एक ही कहना है कि वो नौकरी जहां भी कर रहे हैं वो करते रहें और वहीं रह के तैयारी वो करें। डिप्लोमा अगर आपने किया 3 साल के अंदर अगर आप हो, तब आईओएसएल में वैकेंसी निकलती है और 25-26 साल तक बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं। आप उनकी तैयारी करिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केमिकल गुरु चैनल पे मैंने बहुत कुछ बताया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे कल शिक्षक दिवस पे भी बच्चों ने फोन किए, 50 से ज्यादा बच्चों ने फोन किए, मैसेज किए कि सर हमारा RIL में हो गया, सर हमारा उस मोटर कंपनी में हो गया, सर हमारा टाटा केमिकल में हो गया, सर हमारा बार्क में हो गया। वो सर आपके चैनल की वजह से, आपकी वजह से हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो बातें हैं अगर वो बच्चे मानेंगे तो उससे बेनिफिट बड़े स्तर पे मिले। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा माना जाता है? कई बच्चे कहते हैं रिफाइनरी है, कई बच्चे कहते हैं फर्टिलाइजर है, कुछ है। सबसे अच्छा सेक्टर आपके हिसाब से क्या होगा? वैसे देखा जाए तो केमिकल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियरिंग करने के बाद सारे सेक्टर अच्छे हैं, क्योंकि सारे सेक्टर में टॉप पे पहुंचने की अपॉर्चुनिटी है, वहां विकास करने की, मॉडिफिकेशन करने की, रिसर्च करने के, वहां पर नाम कमाने के मौके मिलते हैं हर सेक्टर में।
मगर हम अगर बात करें कि जनरल बात करें तो रिफाइनरी में सिलेक्शन होना काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लोग फाइनली रिफाइनरी में जाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं उनकी लाइफ के अंतिम दिन, अपनी जॉब के अंतिम दिन है वो रिफाइनरी में गुजरे, क्योंकि रिफाइनरी एक उसमें कई फायदे हैं। पहली बात तो रिफाइनरी में सैलरी काफी अच्छी होती है, और दूसरी बात तो यह है कि उनको सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं। अच्छा। और खास बात यह है कि उसमें बहुत सारे यूनिट ऑपरेशन सीखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हमें रिफाइनरी को आकर्षित करती हैं। तो जहां तक मौका मिले सब बच्चों को आईओसीएल के लिए, बीपीसीएल के लिए, आरआईएल के लिए, इन सब के लिए वैकेंसी निकलती है और बच्चों को इनमें ट्राई करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको आज शिवम ने काफी अच्छी बातें बताई हैं और अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया, अपनी जीवनी पूरी बताई, और कई वर्सेटाइलिटी एक जो इनके अंदर है वो मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में। और आपको भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे पढ़ाई भी नहीं करी जाती सही से, लेकिन इनको देखिए आप, और पढ़ाई के साथ साथ संगीत और ये इस तरह की चीज़ें, और साथ में बच्चों को और पढ़ाना भी, अपनी पढ़ाई करना और साथ में पढ़ाना, ये बहुत ही मतलब इसके लिए लगनशील होना पड़ता है। और इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इनको ज्वाइन करें और इनसे और सीखें। जो इनके वीडियोस हैं ओपी गुप्ता सॉल्व करवाते हैं और जो भी है चैनल पे इनके अवेलेबल। तो इसी के साथ मैं शिवम को धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो में आने के लिए। मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि सब बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी वो बच्चे अपने आप को टाइम दें, आत्मज्ञान का टाइम दें, और ऐसी कंडीशन में ये पता करें कि हर बच्चे के अंदर एक न क्वालिटी होती है, अपने अंदर एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को वो अपने पता करें कि वो क्या काम अच्छा कर सकते हैं। जैसे सलमान खान है, वो एक्टिंग अच्छी कर सकता है, और कोई गीतकार है वो अच्छा लिख सकता है, संगीतकार वो अच्छा बजा सकता है। तो हर बच्चे के अंदर एक क्वालिटी होती है। मैंने बड़ा विचार किया तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी नजर आई हमें, तो उसको मैंने अपने अंदर समेटा, और मैं अपने सभी गुरुजनों को जिन्होंने मुझे पढ़ाया सबको मैं यही कहना चाहूँगा, अपने आसपास के लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं, कि आगे चल के जब मैं उस क्वालिटी को अप्लाई करूँगा तो नज़ारा देखने वाला होगा। लोग समझेंगे कि जीवन को धन्य किस तरीके से किया जाता है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तो मैं इसी बात पे आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें ऐसा लायक समझा कि यहाँ पर मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।